ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन, ये जो हाइड्रोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं आज उनका इसमें जिक्र कर रहा हूं आपके साथ में। पहला ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, आज इसी के फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा। फॉर ए ड्रेनेज बेसिन ऑफ 640 किलोमीटर स्क्वायर, isosceles based on a storm event, yield the following data। ये इंटरवल दे रखा है आइसोहेथ के लिए, और आइसोहेथल एरिया भी आपको किलोमीटर के साथ में दे रखा है। एस्टिमेट द एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो एवरेज डेप्थ है जो कि हमें इसमें ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये रह गया कि आइसोहेथ के साथ में कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ी सी आपके जो कन्वेंशनल के लिए है मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप इस फॉर्मूले को करेक्टली यूज कर लो। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया गया आइसोहेथल, वो आपको प्रेसिपिटेशन का डेटा दे रखा है और साथ में आपको एरिया भी एनक्लोज दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि आइसोहेथ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे कि इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म सेम होता है, और उनके साथ हम लोग ऐड करके, जैसे कंटूर लाइंस होती हैं, तो कंटूर लाइंस होते हैं सेम पॉइंट्स ऑफ एलिवेशन, या एलिवेशन के जो करस्पॉन्डिंग जो सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स होंगे उनको कनेक्टिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटूर लाइंस। सेम ऐसे ही यहां पे सेम इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल के पॉइंट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग डायग्राम मिलता है उसको बोलते हैं आइसोहेथल डायग्राम। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रेसिपिटेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, और सेम टाइम पे उनके बीच में एरियाज भी दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो प्रेसिपिटेशन 14 से 12 हुआ है उसके बीच में जो एरिया है वो कितना है, 90। तो हमें जो एवरेजन प्रेसिपिटेशन मिलेगा इस 90 किलोमीटर स्क्वायर के लिए वो कितना है, 14 + 12 डिवाइडेड बाई 2, यही रह गया। ठीक है, अब इसके इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो उसमें देखिए सबसे पहले यहां पर आपको जो डायग्राम दे रखा है उसी के करस्पॉन्डिंग, तो एवरेज प्रेसिपिटेशन वो होगा A1 राइट। अच्छा, इसमें ये हमारे पास में फॉर्मूला है, तो इसके लिए एक पॉइंट हम लिख सकते हैं बस, ये A1 और एरियाज इन बिटवीन ठीक है, ये हो गया। तो आइसोहेथ लाइंस हमारे पास में, वहां पर ये लाइन जरूर मेंशन करो क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो A1 A2 बता दिया, P1 P2 हमारे पास में है, और ये हो गया P1 P2 एटसेट्रा आर प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास में कम से कम इंफॉर्मेशन जरूर लिखो क्योंकि आपने फॉर्मूला लिख रखा है यहां पर। ठीक है, तो अब उसके बाद में अगर लिखोगे तो P एवरेज इक्वल टू वैल्यू, मैं यहां से ऑब्टेन कर रहा हूं,
डिवाइडेड बाई एरिया ऑलरेडी दे रखा था आपको क्वेश्चन में, कितना है 640। तो इन सबको ऐड करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 640 होगा। तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख देते हैं 640। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए आप इसको। 8.06। ये एक बार सभी लोग कैलकुलेट कर लो। करेक्ट है, 8.406। ठीक है, तो पी एवरेज 8.406 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें यहां तक मैं क्वेश्चन एक बार समराइज कर देता हूं, ताकि आपको ये रहेगा कि हमारे लिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो ये रह गया कि आपको ड्रेनेज एरिया बेसिन दे रखा है, और उसके बेसिस पे आइसोहेथल के लिए जो पॉइंट्स हैं वो सारे अगर गिवन है तो उसके लिए एरिया कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो एरिया आपको देने के बाद में अब हमारे लिए रह ये गया कि हम लोग टोटल एरिया को फाइंड आउट कर, मतलब टोटल एरिया के साथ प्रेसिपिटेशन को उसमें एवरेज वैल्यू के साथ डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये डिफाइन करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये है। तो आप पहले तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले उसके लिए पूरा फॉर्मूला लिखो, और उसमें बताओ उस चीज को कि ये हमारे पास में ये पॉइंट्स हैं वहां पे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला मिला धड़ाधड़ सॉल्व करना चालू है। हमें उसको बताना होता है सामने वाले को कि हम इस फॉर्मूले को बेस बना के यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा और उसकी वैल्यूज को बस पुट करके फिर फाइनली लिख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, और वो ये कि जो ये आंसर लिखा गया है, तो देखो कायदा जो कहता है, मैंने आपको ये बता भी रखा है 3 डेसिमल पे लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है जो धीरे धीरे करके हम सीख रहे हैं, तो आज उसको आपको बताता हूं। जो भी है, जैसे 8.406 है, ठीक है, तो अब इसमें इसको लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर है। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, बस इतना ही तो है। तो ये हो गया 84.06 mm, राइट। यहां जो कहा जाता है, जो लिखना चाहिए, जो हम लोग जिस स्केल पे मेजर करते हैं, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो हम लोग कायदे से ही बस ये कहना चाहिए 84 mm। पॉइंट बताता हूं, जैसे हम लोगों ने जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए थे, रिकॉल करो, रिकॉर्डिंग गेज और नॉन रिकॉर्डिंग गेज दो थे हमारे पास में। ठीक है, दोनों में जो डायमेंशंस रखी गई थी, ठीक है, वो डायमेंशंस की वैल्यू कितने थी, नॉन रिकॉर्डिंग के अंदर एमएम के टर्म्स में थी, क्या पॉइंट्स में था। लेकिन एक और था हमारे लिए, टिपिंग गेज वाला, सीसो वाला, 0.25 mm, यहां तक एक्सेप्ट हो जाएगा इसमें। 0.25 mm तक, भाई वो 0.25 mm को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये लॉजिक आप लगा सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा लगे सपोज हम भूल गए, वैसे तो कायदा जो आपको सिखा रखा है बस वो यही है कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पे चलने दो। तीसरा डेसिमल जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसको हमेशा हम लोग राउंड फिगर करके लिखना है। मतलब ये चीज को आप हमेशा रूल ही रखना कि कभी भी आंसर अगर लिखना है तो पॉइंट के बाद में 3rd डेसिमल पे हमेशा उसको राउंड फिगर करके लिखें। क्लियर सबको यहां तक। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक पॉइंट हुआ, उससे एक एवरेज वैल्यू हम लोग जो ऑब्टेन करेंगे वो ऑब्टेन किया गया है। ठीक है,
मतलब ये वो बताते हैं कि जो इक्विपमेंट्स लिए गए हैं वो इक्विपमेंट्स 0.25 mm तक का हम लोग वहां पे लेना चाहिए, मतलब ये बैकएंड पे हमारे पास में होना चाहिए। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर 0.25 mm तक का है तो क्या हमें लिखना चाहिए? पॉइंट ये है कि हमारे पास में पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल तक लिखना चाहिए, मैं आपको ये बता सकता हूं। ठीक है, हाँ। लिख सकते हो बिल्कुल, पॉइंट के बाद में अगर इसको 8.41 लिखोगे बिल्कुल लिख सकते हो, राउंड फिगर करके लिख रहे हो ना। लेकिन ये थोड़ा सा है ना, एक कन्वेंशनल का एक ट्रेंड है, या यूं कहो कि जितने भी सालों में मतलब जो हमने देखा है या फिर जितना हमने खुद ने भी अपने लिए किया था, तो सभी को मैंने यही एक सजेशन दिया है, हमेशा से हर साल में यही एक सजेशन दे रहा हूं कि भैया पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक लिखो अगर आप कोई भी कन्वेंशनल पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो। यही सही है, 6 के बाद राउंड ये जो भी है उसको राउंड फिगर करके 6 लिखना चाहिए हमको। ठीक है, मतलब लिखने का जो ट्रेंड है वो ये है कन्वेंशनल में। ये तो कहते हैं ना कि इतने सारे क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा था और हमेशा से एक फिक्स था, तो मुझे कभी किसी को कोई दूसरी लाइन सिखानी नहीं थी। दूसरी लाइन तब सिखानी पड़ी जब बीच में आ गया ये गेट, तो गेट ने आके कह दिया नहीं साहब, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से दुनिया सिर्फ 2 ही डेसिमल तक होती है, तो हम वो भी मान रहे हैं। तो अब बच्चे को मुझे 2 तरह की चीजें बतानी पड़ रही है, ये वही चश्मे वाली कहानी हो गई। एक येलो कलर का चश्मा लगा के बैठा है और एक रेड कलर का चश्मा लगा के बैठा है। तो येलो कलर का चश्मा आप लोग याद रखो भाई, एक मैं आप जैसे बच्चों से कहूं कि भाई येलो कलर का चश्मा लगाना है, तो आप कहाँ याद रखोगे इस चश्मे को? बीच वगैरह के लिए, पार्टी के लिए। और रेड कलर के लिए जहां पे मिस्टर बीन मिस्टर इंडिया अगर आ जाए, राइट, तब हमें सुताई करे उससे पहले। तो याद रख लेना वो रेड कलर का चश्मा आपके लिए ईएससी का है, पार्टी कर सकते हो गेट के अंदर। ईएससी ऐसा वो लग्जरी नहीं देता है, ना ही क्वेश्चन को चैलेंज करने का, ना ही मौका, कुछ भी नहीं। वो एक ही बार कहता है भैया पहुंच गए आप मेंस में, अच्छी बात है, क्वेश्चन क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं क्लियर करा तो काट के जीरो कर देगा। और उसके लिए हम लोग जाके चैलेंज नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते कि अच्छा कैसा लगा क्वेश्चन सर हमारा आंसर, तो वो बोलेगा निकल बाहर यहां से पहले। ठीक है, तो हमें सामने वाले के लिए एकदम बिल्कुल डर डर के स्टेप उठाने हैं। तो एक सीधा सिंपल सा थ्योरी है कि आप लोग यही याद रखो बेटा, अननेसरी अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल पे चलने दो, अदरवाइज मिस्टर इंडिया कभी भी आ जाएगा यहाँ पे, और आ गया तो नंबर कट कर देगा। बाद में कहना कि सर हमारी कॉपी में तो सब सही लिखा था, फिर मैं तुम्हारी कॉपी में देख के एक ही लाइन बोलूंगा ये कहाँ है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल। इतनी बार समझा रहा हूँ, आज इतने महीने हो गए समझाते समझाते, ये आई होप हम याद रखेंगे अब। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन यहां पर क्लोज होता है। ठीक है।